सो गाइस, आज के मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, इससे पहले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिला होगा किस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस होता है, किस प्रकार मेगास्पोरेंजिनेसिस होता है, कैसे मेल गैमेट का निर्माण होता है, कैसे फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, एटसेट्रा आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, सब में पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, आप जो अभी ये सीरीज देख रहे हैं वीडियो का, ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। इससे लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, लैंगिक जनन, यहाँ से आपके बोर्ड में, सीजी बोर्ड में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और बाकी अदर बोर्ड्स के हिसाब से भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक, पॉलिनेशन। सबसे पहले आते हैं हम पॉलिनेशन, परागण क्या है। ठीक है, तो परागण किसे कहेंगे? परागण हमें पता है, हमने पोलन सैक पढ़ा है। पोलन सैक में क्या होता है, देखो डेफिनेशन की ओर मैं जा रहा हूँ ना। पोलन सैक, ठीक है, पोलन सैक जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर जो पोलन ग्रैन होते हैं वो भी परिपक्व हो जाता है। पुमंग के जो दाने हैं वो भी परिपक्व हो जाते हैं। ये परिपक्व होने के बाद में जो पोलन सैक रहता है उसका डाइसेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थात स्फुटन हो जाता है। स्फुटन, ये भी मैंने बताया था कि कैसे स्फुटित होता है। ठीक है, जब स्फुटन होता है, उसकी दीवार फटती है, तो परागकण क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परागकण किस रूप में निकलते हैं? मेल गैमेट के रूप में निकलते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट के रूप में निकलते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो परागकण है, मादा युग्मक के साथ में मिलकर, यही फीमेल गैमेट के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर? फीमेल गैमेट के साथ में मिलकर, ये हो गया मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट के साथ में मिलकर क्या करते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब होता है संयुग्मित होते हैं। कंजुगेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। कंजुगेशन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेट होता है, ये पोलन ट्यूब से होता हुआ माइक्रोपाइल, बीजांड की संरचना में आपने पढ़ा था, माइक्रोपाइल से होता हुआ सीधे एग तक पहुँचती है, अंडाशय ओवरी के एग तक पहुँचती है, और उसके बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुँचती है। ठीक है, समझ में आया? सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचकर क्या करती है? उसके साथ में कंजुगेशन में संयुग्मन करती है। ठीक है, तो आपको ये जानना है इसमें कि परागकण सीधे कभी भी भ्रूणपोष तक नहीं जाता। ठीक है, कहाँ तक पहुँचता है? एम्ब्रियो सैक में पहले प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो एक बड़ा सा कोष होता है एम्ब्रियो सैक, आपने ऐसा पढ़ा था। पहले वो एक के पास जाता है, एक जो नीचे में जो सेल्स बताया था ना आप लोग, प्रारूपिक भ्रूणपोष की रचना में मैंने बताया था, नीचे 2 कोशिकाएं पाई जाती है, सिनर्जिड्स पाई जाती है। ठीक, उसके ऊपर एक होता है, पहले एक तक जाएगी। ठीक है, समझ में आया? एक तक जाती है। या हम ऐसा कहेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहाँ से अंकुरित होकर इनका नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। कहने का मतलब ये है, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, आप समझ गए होंगे। जो पोलन सैक होता है, वहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है। ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? अपने उसी पौधे के पुष्प पे, सेम, ठीक है, अपने ही पौधे पे के फूल पे या किसी अदर प्लांट के फूल पे, अदर प्लांट फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? स्टिग्मा तक जाता है। ये स्टिग्मा तक जाता है। ठीक है, स्टिग्मा में जाके, स्टिग्मा तक जाने को ही हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो यहाँ पर कंजुगेशन शब्द नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बाद की प्रक्रिया है। हम पढ़ रहे हैं परागण, पॉलिनेशन, अर्थात हम ये जान लें और अच्छे से समझ लें कि निषेचन और परागण में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, निषेचन में 2 गैमेट का मिलना होता है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। लेकिन परागण जो होता है उसमें क्या होता है? जो परागकण होता, सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, जो परागकण होता है वो सीधे सीधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। पौधे में जो लैंगिक जनन के लिए परागण होता है वो अनिवार्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आते हैं इसका टाइप्स में।
ठीक है, तो इस टाइप्स को मैं जो लेकर आ रहा हूँ अभी आपके लिए, ये एनसीईआरटी बेस पर भी है और अदर बोर्ड्स के बेस पर भी है, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, परागण मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ पॉलिनेशन के टाइप्स में। पॉलिनेशन टाइप्स मेनली देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार हैं मुख्यतः। ठीक है, पहला जो प्रकार है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप्स में मैं आपको अलग अलग बोर्ड के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकेंड टाइप्स के नेम आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आप देखेंगे, बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी लंबा कंटेंट है ये। ठीक है, और इम्पोर्टेंस भी रखता है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण बोलते हैं इसको हिंदी में सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण है, और इसी को पर निषेचन भी कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं इसको, याद रखेंगे ना, एलोगैमी या पर निषेचन बोला गया है इसको। ठीक है, और जब समान प्रजाति के बीच में पर निषेचन हो तो ये फिर से बदल जाता है और ये बन जाता है जीनोगैमी हो जाता है, ये जीनोगैमी। ये ऐसा कंटेंट इस प्रकार से याद रखेंगे इसमें, जीनोगैमी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, जीनोगैमी। ठीक है, एलोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ये याद रखेंगे, इस प्रकार के शब्द इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। यहाँ से आप देखते जाइए बड़ी बारीकी से, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। मैं आपको बहुत सरल तरीके में बता रहा हूँ ताकि आप इसको जब भी देखें इस वीडियो को आपको याद रहे, और इसकी बेस पे आप अपना नोट बना भी सकते हैं, अच्छे से नोट करके रख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कोडिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, हिंदी में कहते हैं इसको स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जिस पुष्प में परागकण लगा है उसी पुष्प के, क्लियर है, या उसी पौधे में लगे हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की घटना, क्लियर है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है, उसे स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये बहुत इजी है, ये पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए प्रमुख आवश्यक जो कंडीशंस होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी कि इसमें जो प्लांट होंगे, जो फूल होगा, वो पहले बाइसेक्सुअल होना चाहिए, द्विलिंगी होना बहुत ज़रूरी है। इसका थोड़ा सा एडाप्टेशन और बताऊंगा मैं आगे, क्या होना चाहिए, ये द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात इसमें प्रजनन के लिए दोनों लिंग होने चाहिए। कौन कौन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या मेल आर्गन और फीमेल आर्गन दोनों होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा किसे कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन को फिर से टाइप्स में बांटा गया है, तो इसके फिर से 2 टाइप्स बनते हैं। देयर आर 2 टाइप्स सेल्फ पॉलिनेशन के, 2 टाइप्स। फर्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप का, ऑटोगैमी बोलते हैं इसको, सॉरी, ऑटोगैमी। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप्स होता है इसका, इसको बोलते हैं ज़िटोनोगैमी। ठीक है, ये जो ऑटोगैमी है और ज़िटोनोगैमी है, इसको एनसीईआरटी भी प्रेफरेंस देती है। ज़िटोनोगैमी को एनसीईआरटी सजाती पुष्प परागण कहती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए सजाती पुष्प परागण क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑटोगैमी क्या होता है। पहले ऑटोगैमी में क्या होता है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करता है, अर्थात कोई पेड़ है, पौधा है, उस पेड़ में लगे हुए पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण, अर्थात उस पौधे के परागकोश में लगे हुए परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाती है और परागित करती है, तो उस अवस्था को ऑटोगैमी कहते हैं। सेम फ्लावर, मतलब ये किस में हो रहा है, वन प्लांट वन फ्लावर। ठीक है,
एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाती है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक जाती है, ये कहलाता है ऑटोगैमी। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से मिलता है। इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे लेकिन कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, तो मैं ये एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे गेहूँ जानते होंगे आप लोग, व्हीट, मटर जानते होंगे, धान जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये इसका कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे ऑक्जेलिस, ठीक है, कोमेलिना बोलते हैं, कनकौवा बोलते हैं जिसको, कोमेलिना जानते हो नहीं, कोमेलिना कनकौवा बोलते हैं। कनकौवा को और कुछ बोलते हैं क्या? कौवा कैनी बोलते हैं हमारी सामान्य भाषा में, छत्तीसगढ़ में ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है इसको बोलते, ठीक है। सेकंड आता है इसमें जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी का मतलब होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एनसीईआरटी में इसको प्रेफरेंस दिया गया, सेकंड टाइप्स में लिखा गया है इसको, सजात पुष्पीय परागण के रूप में गिनते हैं इसको। अर्थात जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पौधे पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें जो एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के परागकण उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र तक जाता है, इसमें ये होगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ऑटोगैमी में एक पौधे में लगे हुए फ्लावर का परागकण उसी पौधे मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाती है और परागित करती है। लेकिन जिटोनोगैमी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और डिफरेंस ये होता है कि किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पौधे पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं। मतलब इसमें मैं लिखता हूँ वन टू अनदर, एक से दूसरे, मतलब एक फ्लावर के परागकण दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा और उसको परागित करेगा, ये कहलाएगा जिटोनोगैमी। सजात पुष्पी कहेंगे इसको, एक ही जात के पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं सजात पुष्पी बोलते हैं। इसके लिए एजेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी यही सब आ जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं एग्जाम्पल के लिए, आप दोनों के लिए एग्जाम्पल सेम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें थोड़ी अनुकूलताएं भी देख लेते हैं, अडाप्टेशन भी देख लेते हैं। क्या होता है अडाप्टेशन, कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो कुछ अनुकूलताएं होती होगी, तो वो अडाप्टेशन क्या क्या है, कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं अडाप्टेशंस, आपको पता होना चाहिए। अनुकूलन, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अनुकूलन बड़े काम की चीज़ है आपके लिए, आपको याद जरूर रहेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें सबसे पहले होना चाहिए बायसेक्सुअलिटी होना चाहिए, अर्थात द्विलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। अब द्विलिंगी मतलब आप समझते हैं, मेल फीमेल गैमेट दोनों होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में आ जाएं तो सेकंड में हमको कुछ इस प्रकार का मिलता है, इसमें क्लिस्टोगैमस प्रकार का फ्लावर बनते हैं। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? इसमें पुष्प हमेशा बंद रहता है, दूसरे पुष्प को के परागकण इस पर नहीं आ पाते, ठीक है। और इस गुण को ही क्लिस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे फ्लावर कैसे रहते हैं? इसमें फ्लावर क्लोज्ड रहता है, ओपन नहीं मिलेगा आपको, फ्लावर क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा। बंद रहने के कारण दूसरे पौधे के फूल या दूसरे पुष्प के परागकण उसी पौधे के तो आ सकता है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस लेवल नहीं होगा, लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, खुला नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्लिस्टोगैमी कहलाता है, जो कभी खुलता खिलता नहीं, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें उदाहरण वही क्या बताया था मैंने, कोमेलिना, मूंगफली, ऑक्जेलिस वगैरह है इसमें, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें होमोगैमी होता है। ये कैसे होता है? होमोगैमी अर्थात समकालपक्वता बोलते हैं इसको। मेल और फीमेल गैमेट जो होता है, इसके जननांग जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं? एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। याद रखना, मैच्योरेशन का जो टाइमिंग होता है इसमें वो सेम होता है, सेम फॉर बोथ गैमेट, दोनों गैमेट के लिए इसमें परिपक्वन अवस्था एक समान होती है, जिसके कारण स्वपरागण की संभावना उसमें बढ़ जाती है। इसमें एग्जाम्पल में अगर आप लोग जाते हैं तो इसको पोटैटो वगैरह आता है, पोटैटो आता है,
मिराबिलिस आता है, मिराबिलिस, सनफ्लावर आता है इसमें, एटसेट्रा, और बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं आपको, आप ढूंढने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, ये जो ये जो अडाप्टेशन आप पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन का, इसमें जो फूल होता है ना वो आकर्षक नहीं होता। ठीक है, ये अट्रैक्टिव नहीं होता। अब इसको अगली बदसूरत तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अट्रैक्टिव लेस। ठीक है, अट्रैक्टिव लेस होता है ये, अट्रैक्टिव करने की पावर नहीं होती इनके पास में, आकर्षित नहीं है, आकर्षक नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले पादप होते हैं, इसके पुष्प स्मॉल टाइप्स के होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, कलरलेस टाइप के होते हैं। ठीक है, एंड देन स्मेल लेस आल्सो, स्मेललेस, स्मेललेस, स्मेललेस मतलब गंधहीन होता है। ठीक है, और लास्ट और देख लीजिए आप लोग, इसमें नेक्टर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। नेक्टर ओरिजिन पावर लो आर नेवर, बहुत कम होती है, कभी नहीं के बराबर होती है, मतलब इसमें नेक्टर उत्पन्न नहीं होती। तो ये कुछ अडाप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद में आता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर ये स्वपरागण है, ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, तो इसमें क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होती है। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। एडवांटेज देखेंगे इसका, एडवांटेजेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस होता है इसमें क्या क्या एडवांटेज है देखिए, मैं एक साथ लिख देता हूँ इसको। परागकण की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि परागकण की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? पोलन ग्रेन मिनिमम, मतलब इसकी कम से कम वैल्यू आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन कर सकती है। पोलन ग्रेन की मात्रा कम होनी चाहिए, कम होती है, ऐसा ये लाभ है, कम में ही ये कार्य कर सकती है। ये इसकी क्रिया बहुत ही सरल सुलभ होती है, बहुत ही सिंपल प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें, ये लाभ है इसके, एडवांटेज है। सिंपल प्रोसेस है, आसान है, सस्ता है। ठीक है, इससे जो बीज बनते हैं, जो सीड बनते हैं, वो हमेशा शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, प्योर सीड इसमें बनते हैं, शुद्ध नस्ल वाले बीज बनते हैं। फ्लावर्स को जो कलर मिलता है, जो उसमें गंध मिलता है, सुगंध मिलता है, और नेक्टर स्राव करने की आवश्यकता है होनी चाहिए, इसमें नहीं होता। मतलब ये पहले भी पढ़े आपने, इसमें क्या क्या होता है, कलरलेस तो है ही, मतलब उसको रंगीन होने की आवश्यकता नहीं हुए। ठीक है, नेक्टर लेस भी है, नेक्टर नहीं बनता, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती उनको। ठीक है, स्मेल लेस होता है, सुगंध रहित होता है। ठीक है, जिन पुष्पों में परागण नहीं होता उसमें स्वपरागण द्वारा ही निषेचन होता है, ये एक लाभ है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा एडवांटेज के बाद में आता है डिसएडवांटेज या हानि। कुछ हानि भी होती है, जैसे फ़ायदा है तो कुछ हानि भी होती है, और हानि क्या है देख लीजिए आप लोग। डिसएडवांटेज, इसको देखिए, डिसएडवांटेज में क्या है, इस प्रकार के प्रक्रिया से जो बीज बनते हैं वो संख्या में काफ़ी कम होते हैं। बीज नंबरलेस, संख्या में कम होंगे, इनकी संख्या काफ़ी कम होगी। ठीक है, हल्के होंगे, लाइट वेट होती है, लाइट वेट, स्मॉल होंगे, एट्सेट्रा। ठीक है ना। और नेक्स्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको मिलेगा, इस प्रक्रिया के बाद जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो अच्छे स्वस्थ गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता, उसमें गुड क्वालिटी, गुड हेल्थ वाला कंडीशन, गुड क्वालिटी एंड गुड हेल्थ, क्वालिटी कर देता हूँ इसको, गुड हेल्थ कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का सम्मिश्रण इसमें नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार के पौधे में केवल एक ही प्रकार के फ्लावर के गुण होते हैं, है ना, मतलब इसमें उसी पुष्प के परागकण से हुआ है, तो इसमें एक ही पौधे के गुण होंगे। ठीक है, पौधे कैसे होंगे, बिल्कुल वीक होंगे, दुर्बल होंगे। ठीक है, नॉन हेल्दी होंगे,
स्वस्थ होंगे। पादप विकास की जो संभावना है वो घट जाती है इसमें। प्लांट डेवलपमेंट या इवोल्यूशन जो होना है उसकी संभावना, प्लांट डेवलपमेंट या इवोल्यूशन पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका ये लाभ और ये हो गया हानि। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वपरागण समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आता हूँ परपरागण में। ठीक है, अब आते हैं परपरागण में। परपरागण होता क्या है, देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसा डिवाइड कर देता हूँ, फिर पीछे की पन्ने में जाएंगे। परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण, स्वपरागण में जैसे एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाती है, तो वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ठीक थोड़ा सा अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार के परागण में मैं सीधा डेफिनेशन में जा रहा हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन में, डेफिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। ठीक है, जब कोई पोलन ग्रेन, परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। समझ रहे हैं? जब परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, चाहे वह उसी प्रजाति का हो या अन्य जाति का हो, तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। क्या, फिर से रिपीट कर देता हूं। जब परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, मतलब मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं, वन टू अनदर, एक से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक है, चाहे वो उसी प्रजाति का हो या अन्य जाति का ही क्यों ना हो, ये कहलाता है परपरागण। ठीक है, इसको हम एलोगमी या पर निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, अगर समान प्रजाति के बीच में होना है, ये समान प्रजाति के बीच में परपरागण होना हो तो इसको जीनोगैमी कहते हैं। याद रखना, अगर समान प्रजाति के बीच में अगर ये क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो जीनोगैमी कहलाएगा। ठीक है, अब परपरागण के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसमें परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचा सके, उसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट ये होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर मीडिएटर होना बहुत जरूरी है, माध्यम होना बहुत जरूरी, मीडिएटर, कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन आप लोग पढ़ेंगे, ये एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े प्रकृतिवादी, जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो ये जो डार्विन है ये एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन पर एक बुक लिखा था। ठीक है ना, किसने, डार्विन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स, इन्होंने क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन पर एक बुक लिखा था। उसके आधार पर आगे कंटेंट आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि प्रकृति में कई पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ स्वपरागण करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो कुछ पौधे के पुष्प में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एडाप्टेशन, देख लीजिए कि किस प्रकार का, ये तो समझ में आ गया हो कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसमें मीडिएटर के बेस पे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, याद रखेंगे, आगे मिलेगा आपको। तो पहले इसमें देख लीजिए एडाप्टेशन, इसमें पढ़े थे एडाप्टेशन, अब इसमें भी एडाप्टेशन आ जाता है। अनुकूलताएं, क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए, जैसे इसमें बाइसेक्सुअलिटी है तो इसमें क्या होना चाहिए, मोनोसेक्सुअल होना चाहिए, अर्थात चलो शुरू करते हैं। इसमें बिग साइज के फ्लावर बनने चाहिए ताकि आकर्षित करे, बड़ा दूर से दिखे। ठीक है, इसमें जो सेपल और पेटल होगा एंड पेटल, ये काफ़ी ब्राइटनेस वाला होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो फ्लावर होगा उसमें सेंटेड मटेरियल होना चाहिए, सेंटेड मटेरियल होना चाहिए, सुगंधित पदार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें नेक्टर चूँकि क्रॉस पढ़ रहे हैं तो नेक्टर, मकरंद जब तक नहीं बनेगा दूसरे एनिमल्स उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्टर ग्लैंड होना जरूरी है, ग्रंथि होना चाहिए, नेक्टर ग्रंथि जहाँ पर नेक्टर बने। ठीक है, ठीक है, इसमें जूस होना चाहिए, रसीले होना चाहिए, जूस कंटेंस होना चाहिए इसमें, जो खाने में उपयोगी हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें स्पेसिफिक प्रोसेस पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ये कुछ एडाप्टेशन हो गया इसके लिए। ठीक है, और इस एडाप्टेशन के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि परपरागण कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है।
आगे आता है कि इससे संबंधित कुछ उपकरण भी है कि बढ़ावा देने वाले उपकरण की अगर बात करें तो क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इसको सीधा बोल के बता देता हूँ। जो उपकरण की बात करते हैं हम लोग, इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होना चाहिए, स्वबंध्यता होना चाहिए। मतलब स्वबंध्यता का मतलब होता है ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जब परागकण उसी पुष्प उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उनमें अंकुरण नहीं हो पाता और वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। ठीक है, इस गुण को स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी कहा गया है। अंगूर से मार्केट में ऐसे ही होता है, एक फ्लावर दूसरे के ऊपर गिर भी जाता है ना, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी है, स्वबंध्यता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी होना चाहिए। इसके लिए एक लिंगाश्रयी होना चाहिए, एक लिंग होना चाहिए। ठीक है, एक लिंगाश्रयी वाले पौधे जैसे पपीता, शहतूत इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पपीता, शहतूत काफ़ी जीता जागता एग्जाम्पल है इसका, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, पपीता, शहतूत इसमें आएगा। जो एक लिंगी होते हैं, पपाया एंड देन मलबेरी। फिर आता है हार्कोगेमी, हार्कोस। ठीक है, इसकी कहना चाहिए कि डिवाइस है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये पेपर में शायद आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था इसको। हार्कोगेमी, हार्कोगेमी बंधन युक्ति बोलते हैं इसको। हरकोस में से होता है बंधन। ठीक है, मतलब इस सिस्टम के द्वारा जो मेल और फीमेल आर्गन होते हैं उनके बीच में हम कुछ ऐसी रुकावट पैदा कर देते हैं, दीवार बना देते हैं, जिसके कारण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाता। जैसे कैलेट्रोपिस या ग्लोरियोसा में ऐसा होता है। आँख का जो पौधा होता है, ग्लोरियोसा का जो पौधा होता है ना, उसमें होता है। कैलेट्रोपिस इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आँख, कैलेट्रोपिस। ठीक है, और ग्लोरियोसा भी इसी में आता है, ग्लोरियोसा। ठीक है, क्योंकि सब क्रॉस पोलिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब होता है प्रगुणता। प्रीपोटेंसी मीन्स होता है जब फ्लावर के जो परागकण है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनका जो जर्मिनेशन है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब वे उसी पौधे के किस स्टिग्मा पर गिरते हैं ना, तो उनका अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। इस कारण पौधों में स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण की संभावना बढ़ जाती है। इस गुण को प्रगुणता कहते हैं, प्रीपोटेंसी कहते हैं। उदाहरण है इसमें मिलेगा, सेब अंगूर मिलेगा आपको। फिर आता है डाइकोगेमी, भिन्नकाल प्रवक्ता। भिन्नकाल प्रवक्ता आपने उसके एक एग्जाम्पल में पढ़ा, सॉरी एडाप्टेशन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा सेल्फ में, कि उसमें सेम टाइम मैचुरेशन पावर होता है। उसमें एक साथ एक समय में मेल और फीमेल गैमेट परिपक्व हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अलग अलग परिपक्व होते हैं। अंजीर, मक्का, बरगद, पीपल में गुण पाया जाता है। ठीक है, तुलसी, धनिया, सूरजमुखी इत्यादि, ये सब क्रॉस पोलिनेशन के उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ उपकरण के बाद में मैं फटाक से बता देता हूँ। ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है ये मीडियम के आधार पर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो आइए मैं दूसरा पेज में आ जाता हूँ। क्रॉस पोलिनेशन के प्रकार मीडिएटर या मीडियम के आधार पर है, किसके आधार पर वो फैलता है, किसके आधार पर क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। तो सीधे सीधे बता देता हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ये जो क्रॉस पोलिनेशन आप टाइप्स पढ़ेंगे ये एजेंट बेस पे पढ़ेंगे। मतलब इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। एजेंट और मीडिएटर और मीडियम, जितना बोलो उतना कम मिलेगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके आधार पर इसके 3 प्रकार है। ठीक है, इसके आधार पर इसके 3 प्रकार है। तो इसके 3 प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला आता है विंड पोलिनेशन, या इसी को कहते हैं एनिमोफिलस, एनिमोफिलस, या इसी को और कह सकते हैं आप एनिमोफिली, एनिमोफिली या कह सकते हैं आप लोग। विंड, एनिमोफिलस और एनिमोफिली पोलिनेशन। ठीक है, विंड का मतलब तो हो गया वायु या पवन, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन बात आती है अगर एनिमोफिलस या एनिमोफिली की बात आती है तो एनिमो मीन्स होता है इसमें, इसके अंदर एनिमो मीन्स बताया गया है विंड, हवा के द्वारा पोलिनेशन। ठीक है, तो ऐसा परागण जिसमें परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं,
किसके द्वारा? वायु के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, बम्बू देखे होंगे, बांस, ग्रेमिनी कुल के, पोएसी कुल के घास, पोएसी कुल के जितने भी प्रकार के प्लांट आएंगे, दुब घास वगैरह, घास प्रजाति, और लिख सकते हैं इसमें शुगर कैन वगैरह लिख सकते हैं, गन्ना वगैरह लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसा मिलेगा। इसमें जो परागण होगा हवा के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? हवा या वायु के माध्यम से होगा, ठीक है। इसमें कुछ अडाप्टेशन बनते हैं, तो क्या क्या अडाप्टेशन बनेंगे? अडाप्टेशन, ये जो अडाप्टेशन बनेगा, क्या क्या अडाप्टेशन बनेगा? फर्स्ट, जो फ्लावर होंगे स्मॉल होगा, क्रॉस है ना, याद रखना, छोटा होगा, कलरलेस होगा, अट्रैक्टिवलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, नेक्टरलेस, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे वो एडाप्टेशन में, तो आपको मिलेगा इसका जो परागकोश का जो परागकोण है वो बहुत अधिक संख्या में बनेंगे, ठीक है। मेनी नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन ज़्यादा संख्या में बनते हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा परागण होगा, ठीक है, ज़्यादा फैलेगा। इसके जो परागकण होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट के साथ स्मूथ होते हैं, लाइट वेट और स्मूथ होते हैं, चिकने, ठीक है, जिससे आसानी से उड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमको मिलता है, इसमें एग्जाम्पल देते हैं चीड़ का। चीड़ जानते हैं आप लोग, देखे होंगे आप लोग, चीड़ का पौधा, पेड़ भी देखे होंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट, परागकोश जो होता है मुक्त ध्वनि, मतलब खुले में होता है, हवा में हिलते रहते हैं इसके जो परागकोश, ठीक है ना, हवा में फ्रीली सर्वाइव करते हैं, फ्रीली सर्वाइव करने वाला, ठीक है। मुक्त डोली बोलते हैं जिसको हम लोग, पूरी तरह से वायु में लटका रहता है, आसानी से हिलता रहता है। हिलने के कारण क्या होता है, उसके जो परागकण है वो बिखरते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, फिर एडाप्टेशन में अगर जाएँ तो इसके जो परागकोश होता है वो विस्फोट के साथ फटता है, ठीक है। क्या होता है उसमें? ब्लास्ट होता है उसमें, ब्लास्टिंग पोलन सैक, एक इसके एडाप्टेशन है, अर्थात उसके जो परागकोश होगा वो तेज़ी से फटेगा, तेज़ी से फटने के कारण जो परागकण है ज़्यादा दूर तक बिखरेगा, तेज़ी से बिखरेगा, ठीक है। इसमें उदाहरण में मिलेगा तो कार्डियो का लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में जो तेज़ी से फटता है ये होता है, क्या बताया? अर्टी कार्डियो का, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में आएंगे आप, तो जब पतझड़ हो जाता है बसंत ऋतु के बाद, तो ऐसे पौधे पुष्प पैदा करते हैं जिससे पत्तियों के विकसित होने के पूर्व उनमें परागण हो जाए, तो पत्तियां परागण में रुकावट ना बने। मतलब पतझड़ जिस समय होता है उस समय फूल ज़्यादा खिलते हैं, ये कहा जा रहा है आपको, जिसमें डोरमेंसी पीरियड आता है। इसमें प्रसुप्ता को के लिए डोरमेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पतझड़ बता रहा हूँ जिस समय पत्ते गिर जाते हैं, तो उसको ऐसा बोलता हूँ लीफ फॉल्स, पत्ती का गिरना, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टिग्मा होता है वो हेरी होता है, हेरी स्टिग्मा होता है, रोम वाला स्टिग्मा होता है, ठीक है, जिससे आसानी से परागकण इसमें फंस जाते हैं, चाक चिपक जाता है। धान, गेहूँ, घास, सब मिलेगा इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आप देखना चाहें तो इसमें मिलेगा, इसकी जो स्टाइल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग स्टाइल होती है, स्टाइल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, वायु में लटकते रहती है, जिससे परागकण को ग्रहण करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये हो गया एयर या विंड, एनिमोफिलस और एनिमोफिली पोलिनेशन, आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं इसमें, धान, गेहूँ, घास, चीड़ वगैरह इसमें इसके अंतर्गत आएंगे, गन्ना, मक्का मैंने बताया था आपको। उसके बाद में आता है सेकेंड नंबर का, इसके नीचे सेकेंड, जो इसके सेकेंड टाइप्स है मीडिएटर के आधार पर या एजेंट के आधार पर, और ये सेकेंड आता है, नाम है इसका हाइड्रोफिलस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस का मतलब क्या होता है? जल परागण, ठीक है, या और जो एनिमल इसमें जल परागण करते हैं, जल द्वारा परागण करते हैं, उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली,
नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ये ऐसा समझेंगे आप इसको, ठीक है। तो जो जल परागण करता है, जिसमें जल द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे प्लांट लेंगे हम, ऐसे पादप लेंगे हम लोग, जो होता है उसमें जल द्वारा परागण होता है, अर्थात वह परागण जिसमें परागकण जल द्वारा, वाटर द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। यह परागण सामान्यतः जली पौधे में होता है। जली पौधे के नाम, सीधे एग्जाम्पल में मैं चला जाता हूँ, पेपर में एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं जली परागण और कीट परागण से। इसके बाद कीट भी पढ़ना है आपको, वैलेस्नेरिया, हाइड्रिला, इलोडिया, ठीक है। तो और इसमें और नाम आता है सीरेटोफाइलम, सीरोटोफिलम, ठीक है। कमल भी देखे होंगे आप लोग, कमल जानते हैं नहीं, सभी देखे होंगे कमल, वैलेस्नेरिया, ठीक है। इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल, वैलेस्नेरिया से संबंधित सवाल कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जल परागण होता है क्योंकि पानी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। या इसके जो नर पुष्प होते हैं जल के अंदर उत्पन्न होते हैं, परिपक्व होने के बाद नर पुष्प जनक पौधे से अलग हो जाते हैं, जल की सतह पर आकर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। और इसका जो मादा पुष्प भी होता है वो जल के अंदर ही विकसित होता है, लेकिन परिपक्व होने के बाद अपनी अपनी जो पेडिकल होगा, वृंत होगा, उसकी सहायता से जल की सतह पर आ जाते हैं। और आपको पता है कि सतह में पहले से परागकण तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और सतह पर आके पहले जैसी रचना बनाता है, पहले जैसे रचना बनने के कारण जो नर पुष्प तैरते रहते हैं, अर्थात जो नर पुंग तैरते रहते हैं, पहले में फंस जाते हैं, फंसने के कारण ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है। परागण के बाद मादा पुष्प का वृंत कुंडलित होकर जल के अंदर चला जाता है और फल जल के अंदर ही विकसित होता है। ऐसे बहुत सारे में आपने देखे होंगे जल परागण, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में आता है कीट परागण, सेकेंड हो गया। कीट परागण के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए अनुकूलन ये होता है कि ये कैसा होना चाहिए, जली पौधे होना चाहिए, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड नंबर का सी, जोफिलस पॉलिनेशन, नाम से स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं कि इसे कहेंगे जोफिलस। जोफिलस मतलब जंतु परागण, ऐसा परागण जिसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये जंतु परागण कहलाता है। जंतु परागण में कई कैटेगरीज में बांटा गया है इसको। एक कैटेगरीज ये कहता है इसका इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। जोफिलस पॉलिनेशन में क्या है, एनिमल्स के द्वारा, ऐसा लिख देता हूँ, बाय एनिमल्स, ये आपके याद करने के लिए, एनिमल्स के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। तो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन पहले आता है, कीट परागण आता है, ठीक है। कीट परागण की अगर हम लोग बात करें तो नर पुष्प से मादा पुष्प तक पहुंचाने के लिए कीट माध्यम की तरह कार्य करता है। लगभग 80% प्लांट में इस प्रकार का परागण होता है, 80% प्लांट में इस प्रकार का परागण होता है, कीट परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। इस परागण में कीटों का पुष्पों तक आना अनिवार्य होता है, याद रखना। कीट जो भी इंसेक्ट है वो फूल तक आने चाहिए, तभी परागण संपन्न होगा, अन्यथा नहीं। कीट परागण होने के लिए पादपों में कुछ अनुकूलताएं होनी चाहिए। जैसे कीट तभी आएगा फूल में जब वो आकर्षक होगा, ठीक है। उसमें मकरंद बनेगा, नेक्टर बनेगा, ठीक है। उसके जो क्या बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला है, अर्थात जो सेपल और पेटल है, वो आकर्षक होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, सुगंध उत्पन्न करने वाले, उसमें सेंटेड मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। पुष्पक्रम जो पैदा करेंगे वो रंगीन, बड़े होना चाहिए, रोमी होना चाहिए। उसके जो परागकण होते हैं रोमी, रोम वाले होने चाहिए, हेयरी होना चाहिए, कहने का मतलब स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपे होना चाहिए, खुरदुरे होना चाहिए, ठीक है। रात्रि में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं, अधिकांश पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं लगभग सफ़ेद प्रकार के खिलते हैं। आप लोग देखे होंगे उसमें चांदनी वगैरह के प्लांट में देखे होंगे, रात्रि में सफ़ेद वाला वाइट वाला फूल खिलता है। तो कीटों को आकर्षित करने का गुण होने चाहिए, कुल मिलाकर इसके अंतर्गत ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो हमको बहुत सारे मिलेंगे कीट परागण में। तो एक होता है साल्विया, ठीक है। साल्विया जो
प्लांट का नाम है। साल्विया के पुष्प में इसमें ये एक विशिष्ट रचना वाले पुष्प होते हैं। कीट के द्वारा परागण होता है साल्विया में। इसके जो बाह्यदल होगा, कैलिक्स होगा, वो द्विओष्ठी होगा। ठीक है, द्विओष्ठी मतलब ऐसा ओपन शब्द में ऐसा रहेगा, द्विओष्ठी। ठीक है, इनका जो पुंकेसर होगा काफ़ी जल्दी परिपक्व होने वाला रहता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। एक छोटा पुंकेसर बंध्य होगा, स्टरलाई होगा, और जो बड़ा होगा वो उर्वर होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, इसमें 2 पुंकेसर मिलते हैं। फर्स्ट जो पुंकेसर होंगे, एंथर होंगे, ये स्टरलाई होगा, बंध्य होगा, और सेकंड जो पुंकेसर होगा, जो पुमंग होगा, वो फर्टाइल होगा, उर्वर होगा, फर्टाइल, TILE, फर्टाइल होगा। ठीक है, जैसे ही कोई कीट भोजन की तलाश में पुष्प के हो ऐसा बनता है, ऐसा होठ के बीच में आता है, तो उर्वर परागकोश के परागकण निकलकर कीट की पीठ से चिपक जाएगा। ठीक है, और वो कीट दूसरे पुष्प पर जाएगा। जब वो दूसरे कीट पर जाएगा तो वहाँ पर आसानी से जो परागकण है वो उसके वर्तिकाग्र में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये हो गया साल्विया है, इसमें रेफ्लेशिया भी आता है। रेफ्लेशिया जानते हैं? रेफ्लेशिया सुने हैं आप लोग नाम? रेफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। लगभग 1 मीटर व्यास, लगभग इसका जो फ्लावर होता है ना 1 मीटर व्यास का होता है, डायाप्टर का होता है, और 15 पाउंड वजनी होता है। ठीक है, सड़े मांस की तरह गंध आती है इसमें। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प है ये। ठीक है, बबूल वगैरह भी आएगा इसमें, लार्कस्पर मुसेंडा आएगा इसमें, कीट परागण जिसमें होता है। बोगेनविलिया, छुई मुई आएगा, बबूल आएगा। क्या क्या आएगा? बोगेनविलिया, लिख देता हूँ थोड़ा सा नाम, बोगेनविलिया। ठीक है, बोगेनविलिया है। इसमें एकेसिया नीलोटिका अर्थात बबूल है। ठीक है, मिमोसा प्लांट जिसको आप लोग छुई मुई कहते हैं, मिमोसा प्लांट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आप भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इसमें और जो मिलेगा, पीपल वगैरह में मिलता है। पीपल, बनियन बरगद की ट्री में भी मिलता है, अंजीर में भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का परागण, कीट के द्वारा होने वाला परागण। मदार में भी होता है। मदार जानते हो आप लोग? मदार की झाड़ी तो देखे होंगे, मदार तो सभी देखे होंगे। दूध निकलता है, पत्ते तोड़ते हैं, आप शिवलिंग में चढ़ाते हैं उस पुष्प को, देखे होंगे आप लोग। कैलोट्रोपिस, ये मदार। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया। कौन सा पॉलिनेशन हुआ ये? इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इस इंसेक्ट पॉलिनेशन के बाद इसमें और आता है, जैसे बी नंबर, दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ, इसमें बी लिख रहा हूँ, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन का मतलब ये पक्षियों द्वारा होता है। ऑर्निथो से समझ सकते हैं बर्ड्स, एविस के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, प्रयुक्त किया गया शब्द है, पक्षियों के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको मैं ऐसा लिख देता हूँ, सेमल है, बबूल है, बिग्नोनिया है, बिग्नोनिया ऐसा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है चिरोप्टेरीफिली पॉलिनेशन। चिरोप्टेरीफिली का मतलब होगा कि चमगादड़ के द्वारा होगा। ये किसके द्वारा होगा? बैट, चमगादड़ के द्वारा होगा। उदाहरण अगर लेंगे, जिसमें कदम का वृक्ष देखे हैं नहीं? कदम, वो कृष्ण भगवान वाला कदम है ना, ये कचनार भी देखे होंगे आप लोग, एटसेट्रा इसमें मिलता है। नेक्स्ट आएगा मेलिकोफिली। मेलिकोफिली पॉलिनेशन। मेलिकोफिली पॉलिनेशन ये आर्किड में होता है। किसमें होता है? आर्किड में। किसके द्वारा होगा? बाय स्नेल, घोंघों के द्वारा होगा। मतलब पानी में पाए जाने वाले प्लांट है ये, स्नेल, घोंघों के द्वारा होगा। ठीक है, गुलमोहर गिलहरी के द्वारा होता है। आप गिलहरी, गुलमोहर तो बहुत देखे होंगे। गुलमोहर किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा होता है। ठीक है, स्क्वायरल के द्वारा होता है, स्क्वायरल के द्वारा होता है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, पर परागण से अब आता है कि क्या लाभ होता है पर परागण से, तो आपको पता होना चाहिए लाभ, क्या क्या लाभ होगा। पर परागण से जो लाभ है, एडवांटेज है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एडवांटेज, क्या क्या लाभ है इससे?
पर परागण से नई जातियों का विकास होता है, इसमें न्यू स्पीसीज बनता है, सबसे अच्छी बात। ठीक है। दूसरा, इससे जो पौधे बनते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, मन को भाने वाला रहता है, काफ़ी मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेल्दी किस्म के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो सीड बहुत सारे बनते हैं, मेनी नंबर्स में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं तो इसमें आएगा, इसमें जो बालियां और फल लगेगा, बालियां और फल, जो फ्रूट्स की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम। ठीक है। इसमें डेवलपमेंट और अडाप्टेशन काफ़ी अच्छा होगा। क्या क्या? डेवलपमेंट एंड अडाप्टेशन काफ़ी अच्छा होगा इससे। ठीक, वैसे डिसएडवांटेज भी है कुछ। क्या क्या डिसएडवांटेज है इसके, तो बता देता हूँ क्या क्या एडवांटेज है। इसके लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, मीडिएटर पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर? एजेंट पर, ऐसा लिखता हूँ मैं, एजेंट डिपेंड होते हैं ये। अगर एजेंट नहीं है तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा ना। वायु नहीं है, पानी नहीं है, कीट नहीं, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अधिक परागण की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है। मोर पोलन ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कम हो गया तो नहीं होगा। ठीक है। इसमें शुद्धता जो होती है पौधों की, वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है, प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, प्योरिटी ख़त्म हो जाती है अगर आने वाले नस्ल में देखें तो। ठीक है। इसके लिए पुष्पों को आकर्षक बने रहने के लिए पुष्पों को आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो परागण में मदद कर सके, इत्यादि हो सकता है। ठीक है। तो आप इसके बेस पे आप डिफरेंस पढ़ लेना, डिफरेंस तैयार कर लेना इस पूरे कंटेंट के बेस पे कि पर परागण और स्वपरागण के बीच में क्या क्या अंतर पाया जाता है। एक और परागण होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है? मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार परागण कर सकता है, ऐसे नस्लों को तैयार करता है। इच्छित गुणों वाली नस्लों को तैयार किया जा रहा है आज देश में। ठीक है। जिसमें कृत्रिम परागण के कारण जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, अन्न के बारे में भी हम आत्मनिर्भर हो सके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन हुआ उससे हमारी उपज बढ़ी। गेहूँ, धान, मक्का, आलू की रोग प्रतिरोधी जातियों का उत्पादन किया गया, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से होता है। तो एक पॉलिनेशन ये भी बनता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा या कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि एक बार वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें, बार बार देखें। मैंने वो सारी चीज़ें बताया है जो एग्ज़ाम के दौरान पूछा जाता है। इस बड़े क्वेश्चन के रूप में भी मिल सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन के रूप में भी मिल सकता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आऊँगा।